गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। अपन लोग जो 12th के क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड एक्चुअली हम जो सॉल्व कर रहे थे वो था एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट था हमारा लीनियर इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, सेकेंड था स्फीयर का था, कंडक्टर और इंसुलेटर का था। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड टॉपिक सॉल्व करेंगे। तो एक टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेकंड होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड थर्ड होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जनरली ये जो डेफिनेशन है वो हम लोग 10th में हम स्टडी करके आते हैं, बेसिक लेवल पे आते हैं, बट वो जो डेफिनेशन हम देखते हैं वो डेफिनेशन एक रटी रटाई हुई लाइन होती है, उससे ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होता, कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो पहले आज हम 3 डेफिनेशन देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देन हम उस पर कंसल्ट करेंगे कि एक्चुअली ये जो वर्ड इस डेफिनेशन में यूज किए जा रहे हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं और उनका मीन्स क्या निकलता है, तो देखते हैं। और इससे रिलेटेड टॉपिक करने वाले हैं। तो आज बेसिक लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और उसके बाद हम कंटिन्यू उस पर आरबीसी बोर्ड के जो टॉपिक हैं वो बोर्ड के हम टॉपिक करेंगे। ओके, सबसे पहले जो हमें आज बात करनी है वो फर्स्ट वर्ड है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों। सेकंड जो बात करनी है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड थर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों आप अगर डिफरेंट चैनल पे स्टडी करते हो, जैसे लाइक दूसरे चैनल है यूट्यूब पे, उन पे स्टडी करते हो, तो इन टॉपिक को लेके बहुत सारे डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन दी जाती है और कई टाइप के कॉन्सेप्ट ड्राइव करके डिफाइन किया जाता है। तो उसे हम जब स्टडी करते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आनी स्टार्ट हो जाती है, समझ में नहीं आता एक्चुअली क्या है ये चीज़ें। तो हम बेसिक सिंपल चीज़ें बताऊंगा मैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और बोर्ड एग्जाम में वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है। साथ में जो आपके क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन पे भी मैं रिमाइंड करवाऊंगा कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में वर्ड का क्या मीन्स होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। हमने फर्स्ट पॉइंट ले लिया कि हमें डिफाइन जो करना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने से पहले हमारे पास जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उसको आपको समझना होगा। और पोटेंशियल एनर्जी को मैंने 11th में भी डिफाइन किया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी नोट्स खुद बनाओ और जो दे रखा है उसको देखो, फिर जिस दिन आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ऑफलाइन क्लासेस, और उस समय मैं आपको प्रॉपर नोट्स दे दूंगा। पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। प्रॉपर नोट्स का मीन्स है कि हर साल मैं कुछ नया नया ऐड करता रहता हूँ, और वो जो आपको नोट्स मिले हैं उसमें थोड़े से आपके करेक्शन हो सकते हैं। कई जगह मल्टीप्लाई के भी, जैसे एग्जाम्पल में देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखोगे तो वहाँ पर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो वहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है। जैसे ये प्लस लिखा हुआ है और इनटू लिखा हुआ है, तो वो थोड़ी मिस्टेक है, वहाँ पर चेक कर लेना आप लोग। आँख बंद करके लिखना मत, क्योंकि कई स्टूडेंट जब लिखते हैं तो हो सकता है उनका दिमाग कहीं और हो, तो वो बाई मिस्टेक कर सकते हैं, तो आप वो मिस्टेक मत कर लेना। तो हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो डेरिवेशन को मैच करते हुए आप लोग चलना। ठीक है। वो नोट्स आपको सिर्फ हेल्प के लिए है। ठीक है। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। हम बात करते हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी को जो डिफाइन किया गया है वो कई टाइप में किया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमें डिफाइन करना है। सेकंड जो बच्चों है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड थर्ड है बच्चों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों। तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है? पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सेकेंड है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड थर्ड वन है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है।
अब तीनों में कॉमन तो दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना समझ गए तो आप तीनों समझ जाओगे। ऑलरेडी मैं 11th में इसको डिफाइन कर चुका हूँ, इसलिए इतना ब्रॉड नहीं बताऊंगा, सिंपली चीज बताता हूँ। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफाइन करता है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो उसके जस्ट पोजीशन के वर्च्यू के कारण होता है। वर्च्यू मीन्स गुणधर्म होता है, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट क्या पर्टिकुलर पोजीशन ले रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पास जो एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, कैसे भी मोशन कर रहा है, तो उस मोशन के कारण उसमें जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। जस्ट लाइक काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के वर्च्यू के कारण, ठीक है ना, मोशन की प्रॉपर्टी के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जस्ट लाइक काइनेटिक एनर्जी ये जो होगा वो होगा ड्यू टू पोजीशन। तो काइनेटिक ड्यू टू मोशन एंड ये ड्यू टू पोजीशन, ये होती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो ग्रेविटेशन हमने छोटे बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, 11th में, तो उतना डिफाइन नहीं करेंगे, सिंपल वेस में हम बात करते हैं। तो जस्ट लाइक अगर हमारे पास कोई अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस का सेंटर है, तो आप क्या करते हो कि इस पॉइंट पे आप पोटेंशियल पूछते हो किसी ऑब्जेक्ट का जिसका मास m है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछते हो जिसका मास m है, ठीक है। इसकी हाइट सरफेस से h1 है और इससे h2। देखो वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी हम जस्ट डिफाइन करते हैं सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एक अप्रोक्स स्टडी करने के लिए जनरली हम सरफेस से हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर किसी सरफेस में, वैसे तो मैंने वो ग्रेविटेशन में डिफाइन कर रखा है, उतना डिटेल में नहीं बता रहा, मैं सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर हमें, जैसे ये अर्थ सरफेस है, इस पॉइंट की बात करें जिसकी हाइट है h1 और ऑब्जेक्ट का मास है m, और इस पॉइंट पे बात करें अर्थ सरफेस से अबोव जिसकी हाइट है h2 और मास है m। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो आप क्वेश्चन एक ध्यान रखो कि मैं पोटेंशियल एनर्जी तो मेंशन कर रहा हूँ, बट मैं क्या पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, मैं पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ अर्थ का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, जैसे ये अर्थ है और ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा, तो जस्ट लाइक कि ये जो पॉइंट है ये अर्थ का सरफेस दिखा रहा हूँ। वैसे सरफेस तो आपको यहाँ पे इतना ही दिख रहा है, बट एक्चुअली इस अर्थ बहुत बड़ा है, ठीक है, लाइक 6400 किलोमीटर है इसकी रेडियस, 6400 किलोमीटर। तो सरफेस ऐसे, फिलहाल मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस पर ये है और इसमें मैं फिलहाल ये दिखा रहा हूँ एक सिंपली वे के लिए, ओके। अब इसका अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो बहुत बिगर होने वाला है, ठीक है। अब इस ये जो पॉइंट है वो अर्थ के क्या है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड क्या इनसाइड है और ये भी इनसाइड है। तो अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है इसके कंपेयर में हायर लोकेशन पे है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी की जो आप जानते हो mh होता है, और m, ठीक है, h2 लगा दो और ये है mh1। नो डाउट जी की वैल्यू भी चेंज होती रहती है जितना हाइट अबोव जाएंगे, तो अभी मैं जस्ट अबोव नहीं ले रहा, सिंपली अर्थ सरफेस के नियर बाई ही ले रहा हूँ। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट ये है, ग्रेविटेशन के डिटेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा, एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, तो डिटेलिंग लेवल में बहुत स्टडी कर रखी है हमने, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल mgh1 है और इसका mgh2 है, तो नो डाउट जो पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh2 वो हायर होगा mgh1 से। आप लोग सब ग्रेविटेशन क्यों बता रहे हो बेटा, ग्रेविटेशन अगर डिटेल में समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अब देखो आपने क्या किया, mgh2, ठीक है, h2 की वैल्यू h1 से हायर है और दोनों में मास वही है, g वही है, नियर टू अर्थ सरफेस ले रहा हूँ, तो पोटेंशियल जो एनर्जी हो जाएगी वो इस पॉइंट पे b पॉइंट पे हायर ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू a। क्या ये क्लियर है? अच्छा आप मुझे बताओ कि इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh2 वो डिफरेंस क्या है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, तो जस्ट जो इस दोनों के पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो इसका आंसर है ड्यू टू पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। अगर पोजीशन हायर है, इससे अवे है, ये देखो कंपेयर टू इसके, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हायर है, ज़्यादा है, तो मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण होता है। अब जिसके पोजीशन के रिस्पेक्ट में लिखो, जैसे लाइक अर्थ के रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। अब जिसके फील्ड में बात करोगे, लाइक ग्रेविटेशन फील्ड की बात कर रहे हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड में बात कर रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिलहाल ये समझ में आया, कंफर्म। अब एक पॉइंट और ध्यान सुन लो, इसमें पोटेंशियल एनर्जी हायर क्यों हुआ, तो आंसर है कि जब आप अर्थ सरफेस से, जैसे एग्जांपल का आपका घर 2 फ्लोर या 3 फ्लोर का है, ठीक है, और आप ग्राउंड सरफेस से
एक कोई भी ऑब्जेक्ट लेके जाते हो, फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाते हो, तो ये क्या किया हमने, ग्राउंड सरफेस से लेके गए फर्स्ट फ्लोर पे लेके गए, और उसको मैं यहाँ ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, वही ऑब्जेक्ट है m, तो इसके हेड पे जब वो ऑब्जेक्ट गिरेगा तो ज़्यादा डैमेज होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा अगले पॉइंट पे। अगर आपने क्या किया, उसी ऑब्जेक्ट को इस बार सेकंड फ्लोर से ड्रॉप किया, फर्स्ट फ्लोर था, इस बार सेकंड फ्लोर है, और इसी पर्सन के हेड पे आप ड्रॉप कर रहे हो, तो इसमें डैमेज ज़्यादा होगा, क्योंकि इस पार्टिकल को आप सरफेस से इस पॉइंट तक ले जाने में, बी पॉइंट तक ले जाने में ए के कंपेयर में आपको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। जब आप एक ऑब्जेक्ट को सरफेस से आप बी पे ले जाते हो कंपेयर टू ए, तो आपको ए के कंपेयर में ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जब आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो और जब आप सेकंड फ्लोर पे जाते हो तो सेकंड फ्लोर में ज़्यादा टायर्ड हो गए, आपकी बॉडी की एनर्जी ज़्यादा यूज होती है, तो आपकी बॉडी जो एनर्जी यूज कर रही है, आपकी बॉडी की एनर्जी में जो रिड्यूस हो रहा है एनर्जी, वो कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर हो रहा है अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो आपने क्या किया, एनर्जी अपनी बॉडी की यूज की, वो एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो गई, तो आंसर है वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई जिस ऑब्जेक्ट को आप लेके जा रहे हो सरफेस पर, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड सरफेस से फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर। तो सेकंड फ्लोर को लेके जाओगे तो आपकी बॉडी की एनर्जी ज़्यादा यूज हुई, तो वो सारी की सारी एनर्जी स्टोर हो गई किस में, इस ऑब्जेक्ट में, और जब ये ड्रॉप करेगा तो ज़्यादा डैमेज करेगा। तो जब आप सरफेस से इस पॉइंट ए पे लेके जाते हो तो आपको आपकी बॉडी की एनर्जी कम यूज करनी पड़ती है, तो कम ही एनर्जी इसमें स्टोर होती है, ठीक है। और इसमें जब यहाँ से लेके जाओगे तो आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी यूज करेगी, तो ज़्यादा स्टोर हो जाएगी, ठीक है। कई सारे यहाँ पॉइंट आते हैं कि सर स्पीड कांस्टेंट रखना है, ये रखना है, वो सभी हम बात करने वाले हैं। फिलहाल सिंपल ही बात मैंने की है, क्या इतना क्लियर है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के रीजन वाइज अगर उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्लियर। तो हमने क्या किया, अगर इसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुआ इस ऑब्जेक्ट में, आप बोले भाई इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी mgh2 है, तो ये खुद तो एनर्जी लेगा नहीं, आपने इसको दी है, कितनी दी, जितनी आप यहाँ से इसको ले जाने में वर्क डन कर रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में आप जितना वर्क डन कर रहे हो वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ग्रेविटेशन फील्ड है तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। डिटेलिंग की बात नहीं करूँगा कि कैसे ये वर्क डन mgh2 हो गया, वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और ये बताना भी है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में समझाऊंगा, ठीक है। ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी। चलो जो एक चीज़ और देखो आप, अच्छा स्प्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे हम बात करते हैं, देखो ये है हमारे पास स्प्रिंग, नेचुरल कंडीशन है स्प्रिंग की, मीन्स यहाँ पर नेचुरल कंडीशन है। अभी स्प्रिंग में कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, बट जैसे ही आप इसको स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो पोजीशन है, मटेरियल तो वही है ना, तो पहले मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज थे। इसके मटेरियल की बात करें तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसिंग बहुत क्लोज है, या एटम के बीच में बहुत क्लोज है, बट जैसे ही स्ट्रेच करते हो तो उनके बीच में आपको याद है लीनियर एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कुछ वैसा ही है यहाँ पर कि जब स्ट्रेच करोगे तो इनके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेसिंग इंक्रीज हो गई। अब इंक्रीज हो गई तो इसकी जो मीन पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है उसकी पोजीशन चेंज हो गई, ब्लॉक की पोजीशन चेंज हो गई, मॉलिक्यूल्स की पोजीशन चेंज हो गई। तो ड्यू टू पोजीशन कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स पहले जिस पोजीशन पे थे, इनके बीच जो स्पेसिंग थी, अब यहाँ पर वो डिफरेंट हो गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। बट ये इलास्टिक है, इलास्टिसिटी स्टडी किया ना, इलास्टिक मटेरियल है, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी, आप ऐसे स्ट्रेच कर रहे हो तो आप अपनी बॉडी की एनर्जी यूज कर रहे हो, अब वो एनर्जी फिर कहीं ट्रांसफर होगी और कन्वर्ट होगी, तो वो कन्वर्ट किस में हो गई, तो इस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। अब जैसे इसे रिमूव करते हो तो ये अगेन मोशन में आता है, तो फिर उस टाइम क्या होगा, आपकी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई और वो मोशन करना स्टार्ट कर देता है। ये भी अपन बात कर चुके हैं, 11th की कॉन्सेप्ट बात कर चुके हैं। चलिए अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की पॉइंट ऑफ की बात करेंगे, क्योंकि हमें इसी की स्टडी करनी है।
तो टॉपिक क्या चल रहा है हमारे पास, सब्जेक्ट है फिजिक्स, चैप्टर नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए देखते हैं इसमें टॉपिक। बच्चों देखो, इस बार एक चार्ज मैंने सेलेक्ट किया है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस चार्ज के लिए आउटसाइड पॉइंट इनफाइनाइट डिफाइन होगा। आप जब डेफिनेशन टाइम पे लिखते थे ना कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इनसाइड द पॉइंट, ऐसे कुछ बनाएंगे अभी। तो जब इनफाइनाइट जो वर्ड यूज कर रहे थे तो उसका मीन्स है चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर। सपोज करो एक चार्ज, टेस्ट चार्ज है Q0, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इसको इस पॉइंट B पहले A पे लेके आना चाहते हो। ध्यान समझना, सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट यहीं पे है। अगर ये क्लियर हो गए सारे 3 पॉइंट, तो आपकी पूरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेक्शन क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकली बहुत ईजी से होंगे, चाहे आईआईटी हो या नीट हो, ठीक है। और मुकेश जी तो आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहे हो, आपको वर्क डन करना पड़ेगा, नो डाउट। जब चार्ज को इधर लेके आओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, एक चीज़ और समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट कर ही रहा होगा, समझ रहे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड तो फॉर्म करता ही है ना, बिल्कुल करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी बना के रख रहा है, तो इस पॉइंट के अलॉन्ग भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। इक्वली कैसे करना, थोड़ा सा आपको अनइक्वली लग रहा हो, स्पेसिंग इक्वली करना है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन ये है कि जब आप इसको लेके जाते हो, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैरी करके लाते हो, तो क्या आपको वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। कई सारे बुक्स में और टीचर जब बात करते हैं तो इस वर्क डन की बात ही नहीं कर रहे होते हैं, और बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ से यहाँ तक तो भी तो वर्क डन होगा ही होगा। आप कैरी करके लेके आना चाहते हो इस पॉइंट टू इस पॉइंट, P पॉइंट से आप लेके आना चाहते हो A तक। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आओगे P टू A, तो यू हैव टू वर्क बिटवीन P टू सरफेस ऑफ स्फीयर और नॉट। P से A सरफेस तक आने में वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। आंसर है करना पड़ेगा। अब बोलो सर वो तो अंदर आएगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अपोज करेगा तो फोर्स लगाएगा, ठीक है, बट आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आ रहे हो, वर्क डन करना पड़ेगा। बट बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी एक वर्क डन है। अभी फिलहाल के लिए समझो, फिर मैं समझाऊंगा। एनर्जी होती क्या है, वर्क ही तो होती है। आप यूनिट डायमेंशन देखो, दोनों का सेम ही है, जूल ही है, m1 L2 T-2 है वर्क की एनर्जी की। तो एनर्जी एक वर्क डन ही है। मैंने क्या बोला था, जब सरफेस से आप ऊपर लेके जाते हो तो आप वर्क डन करते हो, और वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर जाता है। तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी ही होता है, ठीक है, और काइनेटिक भी होता है वो। फिलहाल हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल के पॉइंट से बात कर रहे हैं। फिलहाल मुझे ये बताओ, क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में मुझे वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं। यस करना पड़ेगा, बट वो अगेंस्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, वो सिंपल वर्क डन है, वो सिंपल वर्क डन है, समझ में आ रहा। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में काउंट नहीं होगा, वो सिंपल ही है, न्यूटन की लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट। अब ग्रेविटेशन फील्ड के पॉइंट से बात कर लो तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी जनरेट हो सकता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा हो। फिलहाल ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ पे वर्क डन होगा, बट वो हम काउंट नहीं करेंगे कि हम पॉइंट ऑफ व्यू किसका पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वर्क डन करना पड़ेगा, बट वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हो, तो जैसे ही इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉजिटिव चार्ज का है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटसाइड है, तो जैसे ही ये इस पॉइंट से जैसे इनसाइड एंटर होगा, ये इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। और आपको अंदर लाना है, तो आपको एक पुश कर रहा है आउटसाइड, और आपको अंदर आना है, तो उस फोर्स के अगेंस्ट में आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा,
अब ये देखो ध्यान से समझना, अभी टेस्ट चार्ज यहाँ पे लेके आ गए, अभी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया है, बट जैसे ही आप इससे इनसाइड लेके आ रहे हो, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज की पोजीशन चेंज कर रहे हो। तो लाइक अ ग्रेविटेशनल फील्ड में हम अर्थ को कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है, सरफेस रेफरेंस पॉइंट, ऐसे रेफरेंस पॉइंट ये हो गया, आप समझ लो mgh के फॉर्म में। वैसे सेंटर होता है ग्रेविटेशन के फील्ड में, नहीं तो बोल दो ये सर आप तो सेंटर बोले थे 11th में, सेंटर ही होता है, बट नॉर्मली हम अर्थ पे कंसिडर कर लेते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से mgh लिखते हैं फिलहाल। तो अब ये फील्ड किसका है, लाइक इस चार्ज का है, ठीक है। तो आपकी जो चार्ज की पोजीशन चेंज हो रही है, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट में आ रहे हो, तो इसके रिस्पेक्ट में टेस्ट चार्ज की पोजीशन चेंज हो रही है। तो चेंज हो रही है तो मतलब आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। तो अब जैसे ही चार्ज को इनसाइड लेके आओगे, जैसे एग्जांपल के लिए यहीं पे लेके आ गए आप, है ना, इस रैंडम पॉइंट ऑफ कौन से करते हैं, इस पे लेके आ गए, तो क्या ये चार्ज इसको फोर्स लगा रहा है, यस, रिपेल आउटसाइड, बट आप इसको यहाँ तक लेके आए तो फोर्स इधर लग रहा है, आप इधर लेके आ रहे हो, तो आपको उस फोर्स के, इस फोर्स के इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ रहा है, तभी आप अंदर लेके आ सकते हो, नहीं तो नहीं ला सकते। क्या इतना क्लियर है? ओके, फर्स्ट पॉइंट। तो आप क्या कर रहे हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आए, अगेंस्ट किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन लगा रहा है इस डायरेक्शन में, चार्ज की डायरेक्शन में आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर दो वर्क डन होंगे, ध्यान रखना, दो वर्क डन होंगे। फर्स्ट कंसीडर होगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एक्सटर्नल फोर्स। और जो सेकंड पॉइंट है बच्चों, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इंटरनल होता है। दो पॉइंट समझ लो। तो हमें इस पॉइंट पे लाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तभी चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट में आ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx है, कितना है, dx है। तो फिलहाल अभी एक सिंपल चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा इसको मैं दूसरे में समझाऊंगा। फिलहाल क्या समझ में आया आपको कि आपको इस सरफेस से ए तक लाने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? आंसर है आपको वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो इनसाइड जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज है, आप पॉजिटिव चार्ज को लेके जाते हो, वो चार्ज को रिपेल करेगा, काउंटर करेगा, आउटसाइड भेजने की कोशिश करेगा, बट आपको इनसाइड लाना है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ये जो वर्क डन है यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप किसी चार्ज को आउटसाइड से, इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लाने पे जो वर्क डन करना पड़ता है टेस्ट चार्ज को लेकर आने में, वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। अभी मैं इसमें थोड़ा और मॉडिफाई करूँगा, पहले एक डेफिनेशन समझ लेते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन खुद लिखना, डेफिनेशन बोल देता हूँ मैं, देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, टू कैरी द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज, यूनिट चार्ज मत बोलना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी चार्ज फ्रॉम infinite to a point inside the electric field known as the electric potential energy of that charge। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज का डिफाइन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सेम पॉइंट पे अलग अलग भी हो सकता है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट का डिफाइन होता है, मास के लिए डिफाइन होता है, लिख देता हूँ, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी चार्ज फ्रॉम infinite to a point inside the electric field without change in kinetic energy known as electric potential energy।
द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट द चेंज, वो चार्ज नहीं है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नॉन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हो गया। बट याद रखना ऑफ डेड चार्ज, ऑफ ये बात नहीं की जाती है और थोड़ा एक्सेप्शनल हो जाएगा, कई सारे ऑब्जेक्शन उठाते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डेड चार्ज क्यों होता है ये मैं आपको बात करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लोग यहीं पे एंड कर देंगे। अब इसमें दो पॉइंट है, देखो ये तो आपको क्लियर है कि यहाँ पर लाने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अपोज करेगी और यहाँ तक लाने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा। अब तो ये तो क्लियर समझ में आता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंज इन काइनेटिक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड वर्ड है ऑफ डेड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डेड चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। चलो मैं इसको और डिटेल समझाऊंगा क्यों कि काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यों बोलते हैं हम। ठीक है, चलो दो पॉइंट और मैं समझाता हूँ आपको। एक और है मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों डेफिनेशन देख लेते हैं फिर इन दोनों पर डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, तब क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क which required to, पूरी डेफिनेशन वही है, बस एक चीज चेंज हुई, कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नॉन एज विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यार ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डेड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच रिक्वायर्ड टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड ऑफ डेड पॉइंट, ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों की डेफिनेशन सेम है, क्या डिफरेंस है वो देख लो। यहाँ पर हम चार्ज की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये क्यों है इसकी भी बात करेंगे। तो कुछ पॉइंट अपने को मिले हैं, हम वो देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, फिर आगे बात करते हैं। एक बार मैं देख लूँ आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रॉपर चल रहा है रिकॉर्डिंग आपका, और आई थिंक बोर्ड पे आपको ये दिख भी रहा है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों करते हैं, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यों बोलते हैं, और कुछ मैंने वर्ड मार्क किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं। बच्चों ये लेक्चर हम कंटिन्यू आगे भी करेंगे, ये इतना इजी नहीं होता ये टॉपिक समझाना, रटवाना बहुत इजी है, थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं पहले। ठीक है, चलो समझते हैं। बच्चों होता क्या है कि आप जो भी वर्क डन कर रहे हो वो एक टाइप की एनर्जी है, और वो एनर्जी या तो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में या तो होती है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अगर ड्यूरिंग द वर्किंग आपका मोशन चेंज नहीं हो, मतलब मोशन चेंज नहीं हो मतलब स्पीड कांस्टेंट रहे, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। आपका होल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे?
देखो आप, एक चार्ज, सपोज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है बट समझना है इसको। एक चार्ज है और आप एक टच चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हो, ठीक है बच्चों, क्या कर रहे हो? एक टच चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना चाहते हो। सपोज करो यहाँ से आप मोशन कर रहे हो और जैसे मोशन करवा रहे हो आप, उस टाइम ऑफ पीरियड में आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो मान लो आपकी स्पीड जो है, काइनेटिक स्पीड होती है 4 मीटर पर सेकेंड है। कितनी बच्चों? 4 मीटर। तो जो काइनेटिक एनर्जी फिलहाल इस चार्ज के पास होगी बिफोर एंटरिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होगी हाफ। चलो मास के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बार समझा देता हूँ। जैसे समझ लो ये मास है, ठीक है, और ये लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड होता। सपोज ये भी छोड़ दो, हमारे पास मास है, इसका स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ, और चार्ज है क्यू इस पर, ऑब्जेक्ट पर। अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी आपकी हाफ इंटू मास। मास कितना है बच्चों? मास है हमारा 1, कंसीडर लेते हैं 1 kg, कंसीडर कर लेते हैं फिलहाल अजप्शन के लिए। 1 इंटू 4 का स्क्वायर होता ना, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता ना, ये वाला फॉर्मूला। मास 1 kg और स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 16/2 8 मीटर पर सेकेंड, 8 जूल है। मीन्स इसके पास 8 जूल है जब ये ऑब्जेक्ट जिसके पास मास चार्ज पार्टिकल q चार्ज है q और मास कितना है m है 1 kg है। चार्ज की बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं, वो q मेंशन कर रहे हैं। तो एक चार्ज पार्टिकल है जिसको आप इसके अंदर एंटर करवाना चाहते हो, और बिफोर एंटरिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जो स्पीड है 4 है और मास 1 है ही kg है, तो उसकी एनर्जी है 8 जूल, ठीक है। अच्छा, अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर ही रहा होगा, ठीक है, पूरी लाइन नहीं बनाना, बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे भी इधर भी है, ठीक है, ऐसे पूरा है, सेट भी पूरा है। पता नहीं यार, तुम लोग कई बार माइंड लगा लेते हो, सर इधर क्यों नहीं बनाया, ठीक, ऐसे। अब इस पॉइंट पर आप बी पे लगा चाहते हो, तो एंटर करने से पहले इसकी स्पीड कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड में? 4 मीटर पर सेकेंड है। आप जैसे ही इसके इनसाइड आओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अपोज करेगा, क्योंकि चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगा ना, बिल्कुल। तो अपोज कर रहा है और आप उसको, तो भी उस अपोज की काउंटर में फोर्स लगा के आप इधर से मोशन करते हुए यहाँ तक आ गए, तो क्या आपको एनर्जी करनी पड़ी है ये या नहीं? तो वर्कडन तो करना पड़ा, तो एनर्जी भी हुई, सॉरी, आपको वर्कडन तो करना पड़ा ही है। अगर वर्कडन करना पड़ा है तो क्या हुआ? आपकी बॉडी की एनर्जी यूज हुई है या आपने एनर्जी यूज की है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ तक आते जब आ रहे थे, अब पूरे टाइम ऑफ पीरियड में सरफेस से लेके बी पॉइंट तक स्पीड इस पार्टिकल की 4 मीटर पर सेकेंड ही रही है। तो जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ थी एंटर करने से पहले, वही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी होगी उस चार्ज पार्टिकल की। कितनी रहेगी? 8 जूल। समझ में आ रहा है कि बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जो चार्ज मूव कर रहा था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, पीछे सरफेस पर उसकी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये एंटर यहाँ पे कर रहा है, एंटर करने से पहले उस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 8 जूल। सॉल्व कर दिया। थोड़ा कोशिश तुम भी करना, क्योंकि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है और कॉन्सेप्ट समझाने में बहुत बैंड बजती है। समझ में आया इतना? आगे अब इसके अंदर एंटर कर रहे हो, बट एंटर करते टाइम भी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि इसकी स्पीड वेरिएबल ना हो, ना तो डिक्रीज हो ना इंक्रीज हो, 4 ही रहे। तो जब इस पॉइंट पे आएगा, आपसे पूछा जाएगा उस पार्टिकल की अभी आ ही रहा है, पहुंच ही रहा है और चल ही रहा है, आपसे पूछ रहा है कि उस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आंसर बोलोगे 8 जूल ही है, क्योंकि स्पीड चेंज हुई नहीं है। और आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में 50 जूल वर्क डन किया है। कितना किया है? 50 जूल। तो ये एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। स्पीड चेंज हो नहीं रही, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? पोजीशन, इस पॉइंट से इस पॉइंट। तो ये पूरी की पूरी वर्क डन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी EPE, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा बताओ इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितना है? तो आंसर है 50 जूल। क्यों? क्योंकि आपने, मैंने क्या बोला, आपने वर्क डन कितना किया है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, S से B तक, WS से B तक आपने 50 जूल वर्क डन किया है। तो ये वर्क डन आपने किया है, अपनी एनर्जी यूज की है, 50 जूल किया है, तो वो एनर्जी किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब मोशन चेंज हो नहीं रहा, चेंज हो रहा है पोजीशन चार्ज का, तो वो पूरी कंप्लीट चेंज हो गई। आया? तो आपने जो वर्क डन किया है वो कंप्लीट
पोटेंशियल में तभी कन्वर्ट होगा जब काइनेटिक चेंज ना हो और स्पीड चेंज ना हो। बट अब इंपॉर्टेंट, अगर सपोज करो ऐसा नहीं होता, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में स्पीड हो जाती है आपकी कितनी, 10 हो जाती है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये समझना कि आपकी स्पीड के सेकंड बोल रहा हूँ, स्पीड हो जाती है बच्चों कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पर, बी पर। तो इस पॉइंट पे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू 1। चलो 10 नहीं, अपन 8 ले लेते हैं। तो कितना हुआ, 1 इंटू 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64 टू 32 जूल। ये क्या है, तो आंसर है जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा था वो पार्टिकल, ये पार्टिकल, तो अब इस पॉइंट पर पहुंचते ही इसकी स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये जो एनर्जी पोजेस करेगा वो करेगा 32 जूल। तो एंटर करने से पहले इसके पास एनर्जी थी 8 जूल, स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड, बट इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, और 8 मीटर पर सेकेंड होने से इसकी एनर्जी कितनी हो गई, तो एनर्जी हो गई 32 जूल। अब क्वेश्चन ये है कि भाई इसने खुद की एनर्जी तो ली नहीं होगी, खुद नहीं बनाई नहीं है, कहीं ना कहीं से तो मिली है। आप सपोज करो कि अभी भी आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में वर्क डन 50 जूल ही करना पड़ता है। कितना करना पड़ता है, 50 जूल ही। अब इस एनर्जी के दो पार्ट बन जाएंगे, कुछ पार्ट जाएगा काइनेटिक में, कुछ पार्ट जाएगा पोटेंशियल में, ठीक है। टोटल एनर्जी, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, सर ने बोला हुआ कंजर्वेटिव फोर्स है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है पोटेंशियल और काइनेटिक में। सपोज करना, ध्यान समझना, इस पॉइंट तक आने में कितनी एनर्जी हो गई इसकी, 32 जूल। बट मुझे ये बताओ इसकी एनर्जी इंक्रीज कितनी हुई, तो आने से पहले ही ऑलरेडी कितनी एनर्जी इसके पास, 8 जूल। यहाँ तक आते आते इसकी एनर्जी कितनी हो गई, 32 जूल। कितना बचा, 24 जूल। मतलब इसने जो हमने वर्क डन किया है, हमारे उस वर्क डन में से 24 जूल ले लिया, क्या करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए। तो इसने अगर 50 जूल दिया है तो उसमें 24 जूल उसने यूज कर लिया है किसमें, काइनेटिक में। रिमेनिंग अगेन 26 जूल में इस पॉइंट पे उस चार्ज पार्टिकल को लेके आएंगे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी 26 जूल रहेगा। क्या आपको ये समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया? ट्राई करना जो मैंने बोला है, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबे होते चले जाएंगे। तो जब भी आप क्या करते हो, जब इनसाइड आते हो तो उस टाइम आपका स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए। स्पीड चेंज हो गया ना, तो आपका जो आपने वर्क डन किया है उस वर्क डन का कुछ पार्ट काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, तो आपने जो वर्क डन किया वो कंप्लीट कन्वर्ट नहीं हुआ पोटेंशियल एनर्जी में। फिर ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए चार्ज, कि आप ये बोल रहा है कि आपने जो वर्क किया है एक चार्ज को आउटसाइड से एक पॉइंट पर लाने में, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। बट मैंने क्या बोला, पूरा वर्क डन तभी डिफाइन हो सकता है, पूरा वर्क डन तभी डिफाइन हो सकता है पोटेंशियल में जब उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे। तो इस वाले केस में जब स्पीड कितनी थी, स्पीड हमारी थी 4 मीटर पर सेकेंड, और इस पॉइंट इस में स्पीड कांस्टेंट थी, स्पीड कांस्टेंट थी, स्पीड कांस्टेंट है। उस केस में WSB क्या हो गया बच्चों, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। मतलब आपका कोई भी एनर्जी का पार्ट काइनेटिक में नहीं जाएगा। बट अगर आपने स्पीड चेंज कर दी है तो फिर आपका कुछ पार्ट काइनेटिक में जाएगा वर्क डन का। उस केस में आप ये डेफिनेशन नहीं लिख सकते कि टोटल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, फिर नहीं तो बात बताएंगे। क्या इतना समझ में आ गया बच्चों? एक मिनट टाइम देख लो कितने मिनट का हो गया। इसको बच्चों ये 38 मिनट का हो गया, इसको भी अपन कंटिन्यू करेंगे आगे और। तो इस लेक्चर में इतना ही, लेक्चर का टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को, इस डेफिनेशन को और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू।